हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026। दोस्तों 17 अप्रैल 2026 को हमारी लोकसभा में ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक है, इस पे वोटिंग हुई और इस वोटिंग में विधेयक पारित नहीं उसका और ये विधेयक वहीं रिजेक्ट हो गया। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य था क्या ये महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है या फिर परिसीमन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों सत्ता पक्ष का कहना है कि ये विधेयक महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसमें वोटिंग नहीं की, इसलिए विपक्ष ने इस बिल को गिरा के अच्छा नहीं किया। ये महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई के बीच में अड़ंगा लगाने का काम है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि ये विधेयक था वो कि डिलिमिटेशन के लिए लाया गया था, जो कि देश के राजनीतिक जो नक्शा है उसको बदलने की कोशिश थी। हम एज ए स्टूडेंट निष्पक्ष तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये मामला पूरा था क्या इससे ये महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ था या फिर परिसीमन से जुड़ा हुआ था, और ये गिर गए हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले। तो आइए आप जुड़े हमारे साथ, हम चर्चा करने वाले। दोस्तों सबसे पहले बात करें, 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया, ये अपनी ताज़ा खबर थी आज की। अब सबसे पहले बात करें तो आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल 54 वोटों से गिर गया। सबसे पहले बात तो अपने को ये जानने की जरूरत है कि ये संविधान संशोधन विधेयक था 2023 में 106वां संशोधन किया गया था। कौन सा? नारी शक्ति वंदन विधेयक कब लाया गया था? सितंबर 2023 को संसद के विशेष सत्र में लाया गया था, जिसमें प्रावधान ये किया गया था कि अब से भारत के संविधान में चेंज करके महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रावधान था। लेकिन उसमें एक बात और भी थी। एक बात क्या थी कि ये प्रावधान कब लागू होगा? ये 2026 के बाद में क्या होगी? जनगणना होगी, और जनगणना के बाद में परिसीमन होगा, और उसके बाद में ये आरक्षण लागू होगा और वो अगले 15 साल के लिए लागू किया जाएगा, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया था। लेकिन अब सरकार जो बिल लेके आई है उस अधिनियम में ही चेंज करने की बात कर रही है। दोस्तों क्या है, उस अधिनियम में बोला गया था कि ये 33% आरक्षण है, ये तो लागू होगा। ये तो अभी भी इस बिल से गिरने से उस 33% आरक्षण पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 106वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमारी संसद के द्वारा सर्वसहमति से 2023 में जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो प्रावधान किया गया था, वो प्रावधान आज भी लागू है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या प्रावधान था? उसमें था कि 2026 के बाद में होने वाली जनगणना के बाद में क्या होगा? परिसीमन होगा, और उसके बाद ही लागू किया जा सकेगा। अब हमारी संसद क्या करने वाली थी या सरकार क्या करने वाली थी कि जो 2026 की जनगणना के बाद के परिसीमन की सीमा लगाई गई थी ना, उसको हटाना चाहती थी। और सरकार क्या चाह रही थी? सरकार ये चाह रही थी कि 2011 की जनगणना के आधार पर अभी परिसीमन करा ले और 2029 से पहले इस अधिनियम को लागू कर दें, और आरक्षण है महिलाओं को वो 2029 से पहले लागू मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार ये चाहती थी। वहीं विपक्ष का ये कहना था कि आपने उस अधिनियम में ये बोला था कि 2026 की जनगणना के बाद में कराएंगे हम परिसीमन। अब इतनी जल्दी क्या हो गई कि आप अभी परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार करा रहे हो। वहीं विपक्ष इस बात पे भी अड़ा है कि आपने 2026-27 की जो जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी जनगणना कराने की बात कही है, और ओबीसी के आंकड़े आ जाएं ओबीसी जनगणना के, उसके बाद में आप लागू कर देना, ताकि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष हो जाए। विपक्ष का कहना है कि ये जो बिल 131वां संविधान संशोधन बिल लेके आई है सरकार, जिसके माध्यम से हमारी सीटों की संख्या है लोकसभा की वो 543 से 850 करने की बात है। वहीं जो परिसीमन है वो 2011 की जनगणना के अनुसार करने की बात की रही थी। हालांकि वो बिल है वो सरकार ने इसमें पेश नहीं किया। एक्चुअल में 3 विधेयक थे, तीनों में से एक जो 850 सीट कर रहे हैं वही विधेयक संसद में पेश किया गया। 2 विधेयक थे वो पेश ही नहीं किए गए दोस्तों। तो अब सरकार का विपक्ष का ये कहना है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था, इस वजह से विरोध किया। तो ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हम पॉइंट टू द पॉइंट चर्चा करने वाले। सबसे पहले बात करें, ये बिल संविधान संशोधन विधेयक था, इसलिए लोकसभा में या फिर किसी भी सदन में पास होने के लिए इसको कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है, और इसको नहीं मिला, ये बिल गिर गया। दोस्तों मामला क्या है? महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल 54 वोट से गिरा। मोदी सरकार 12 साल में पहली बार बिल पास कराने में नाकाम रही। हुआ क्या? 528 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें 298 जो एनडीए के थे उन्होंने पक्ष में मतदान किया, और जो इंडिया गठबंधन के थे उन्होंने 230 ने क्या किया? विपक्ष में मतदान किया। पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, क्योंकि 528 का 2/3 बहुमत 352 होता था। दोस्तों जो संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, भारत के संविधान में संशोधन करने की 3 तरह की प्रक्रिया बताई गई है। जो संविधान का भाग 1 है, राज्य के क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन करने वाला, वो सामान्य बहुमत से हो जाएगा। कुछ प्रावधान है जो 2/3 बहुमत से होगा, और कुछ जो संघवाद से जुड़े हुए प्रावधान है जो 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों का 50% राज्यों का क्या चाहिए, इसमें अनुमोदन चाहिए। तो ये विधेयक 2/3 बहुमत वाला था।
ठीक है। अब इसमें क्या करना क्या था चाहिए था, कुल जो लोकसभा की 543 सदस्य हैं, अभी 543 नहीं है, 540 सीटें भरी हुई है, 540 सीटें भरी हुई है। इन 540 में से कुल सदस्यों का बहुमत, मतलब कुल सदस्यों का बहुमत तो होना ही चाहिए था। 543 का बहुमत लगभग 272 प्लस, तो ये तो इसको मिलना ही चाहिए था। अब लोकसभा में वोटिंग हुई, वोटिंग होने से इस विधेयक को 298 मत मिले, मतलब कुल सदस्य संख्या को बहुमत तो मिल गया। चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक था, इसलिए जिस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले लोग थे, उसका भी 2/3 बहुमत चाहिए था, उसका भी 2/3। और उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले लोग थे कितने थे, 528 थे। और 528 का 66% करो आप, ये कितना हो रहा है, ये 352 हो रहा है। तो 352 लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन इस बिल को 298 लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस वजह से बिल गिर गया, जिसको मोदी विपक्ष है वो मोदी सरकार की नाकामी के रूप में देख रहा है। वहीं मोदी सरकार या कल रात भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन दिया, इसमें कहा कि ये महिलाओं के हक और अधिकार के खिलाफ चीज़ें थी। तो इन सब मुद्दों में अब चर्चा करने वाले। तो हुआ क्या, 21 घंटा की चर्चा के बाद मतदान गिर गया, लोकसभा में इतनी सीटें वर्तमान में है। अब दोस्तों क्या है, 131वां संविधान संशोधन है क्या, मैंने आपको बताया। तो देखो 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य प्रावधान क्या था। इस विधेयक का मुख्य प्रावधान ये था कि लोकसभा की वर्तमान की सीट 543 है, इससे बढ़ाकर कितनी की जा रही है, 850 की जा रही है। 815 सीट तो कहाँ से की जा रही है, राज्यों से। 815 सीट तो कहाँ करनी है, राज्यों की 815 सीट, और इसके अलावा 35 सीट है वो यूनियन टेरिटरी में बढ़ाई जानी है। तो कुल मिला के कितनी करनी है, 850 सीट लोकसभा की करनी है। इसके अंतर्गत राज्यों को 815 और केंद्र शासित प्रदेशों को 35 सीट प्राप्त होगी। इसके 3 लक्ष्य थे दोस्तों, ये जो विधेयक आया था इसके 3 लक्ष्य थे। 3 लक्ष्य क्या थे, लोकसभा में सीटें 543 से 850 करना, इसके तहत अनुच्छेद 81 में संशोधन करना था, क्योंकि अनुच्छेद 81 ये कहता है अभी लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, 550 हो सकती है 2026 तक, क्योंकि 2026 तक जो डिलिमिटेशन है उस पर क्या रोक लगी हुई है, और इसको कितनी करनी है, 850 करनी है। तो नंबर 1 तो जो अपने परिसीमन में 2026 तक रोक लगाई गई है, 2001 में 84वां संविधान संशोधन विधेयक, ये अधिनियम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा, उसको हटाना था। दूसरी बात, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन का आधार बनाना, अर्थात परिसीमन विधेयक 2026 भी लाया गया, जिसके माध्यम से क्या करना था कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या किया जाएगा, परिसीमन भी करना था। महिला आरक्षण कानून 106वां संशोधन को 2029 से पहले लागू करना, और तीनों काम सरकार एक साथ करने के लिए 3 अलग अलग बिल लेकर आई थी सरकार। लेकिन हुआ क्या, इसमें एक ही बिल पेश किया सरकार ने, और वो एक अनुच्छेद 81 में संशोधन करने के लिए किया। वो क्या था, लोकसभा की सदस्य संख्या सीट है वो 850 करना था। दूसरे वाला क्या था, दूसरे वाला जो 2026 के बाद में जनगणना के बाद में परिसीमन की बात की गई थी, उसको हटा के 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन करने की बात थी, वो संसद ने लोकसभा में पेश ही नहीं किया दोस्तों, ठीक है। तो ये सब, और एक ये परिसीमन वाला काम यूनियन टेरिटरी में भी करना था, ये भी पेश नहीं किया था। अब तीनों बिलों का पैकेज जो सरकार पास नहीं करा पाई, एक्चुअल में था क्या, देखो आप, ये 3 बिल कौन कौन से थे। संविधान का 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, लोकसभा में सीटें 543 से 850 करना, अनुच्छेद 81 में संशोधन करके, और ये विशेष बहुमत से पास होना था दोस्तों। किस बहुमत से, विशेष बहुमत से पास होना था, जो कि नहीं हुआ। दूसरा क्या था, परिसीमन संशोधन विधेयक 2026, इसके माध्यम से जनसंख्या की परिभाषा बदलकर 2026 की जनगणना के बाद में परिसीमन किया जाना था, उसको क्या कर दिया गया है, 2001 की जनगणना को आधार बना के करना था। ये सामान्य बहुमत से पास होना था, ये पास करा सकती थी सरकार, लेकिन इसको क्या नहीं किया, इसको पेश ही नहीं किया, क्योंकि ऊपर वाला जब पास नहीं होगा, सीट बढ़ेगी नहीं, फिर परिसीमन कराने का फायदा ही क्या है। इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2000, इसमें दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर में महिला आरक्षण लागू इसको भी पेश करना था, लेकिन ये भी पेश नहीं किया। तो ऊपर वाला पेश किया, वो पारित नहीं उसका। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार ने कहा तीनों बिल एक दूसरे से लिंक है, इसलिए जब 131वां संविधान संशोधन गिर गया, तो शेष 2 बिलों को वोटिंग कराने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो बिल है ही नहीं, तो फिर कोई मतलब है नहीं दोस्तों। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि पूरा ये बिल क्यों गिरा, क्या मामला था, इसमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चीज़ें। कुल सदस्य संख्या 528 लोगों ने मतदान किया। लोकसभा में टोटल सदस्य संख्या 540 है, और 3 सीट खाली है दोस्तों। पक्ष में इसके वोट कितने पड़े, 298 वोट पक्ष में पड़े, जो कि एनडीए का बहुमत है। एनडीए और कुछ निर्दलीय सदस्यों ने दिए। विपक्ष में वोट अगेंस्ट कितने पड़े, 230 पड़े, इंडिया गठबंधन के वोट पड़े थे। विशेष
बहुमत जरूरी कितना था, 352 का था, और 528 का 352 2 थी, और कमी क्या रह गई, 54 वोटों की कमी रह गई इतना बनाने के लिए, 54 वोट। और परिणाम क्या रहा, बिल गिर गया। 12 साल में मोदी सरकार पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बिल पास नहीं करा पाई। अब विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि हमने संविधान की रक्षा की। अब विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है कि हमने संविधान की रक्षा की, तो दोस्तों विपक्ष का ऐसा मानना है कि ये विधेयक क्या कर रहा था, ये डीलिमिटेशन करने वाला था, फ्री सीमन करने वाला था, और हमारे संविधान में संशोधन करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2001 में ये प्रावधान किया था। उस समय के जो कानून मंत्री थे अरुण जेटली, वो ये कह रहे थे कि अभी जनसंख्या है वो उत्तर राज्यों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दक्षिण राज्यों की जनसंख्या बहुत कम हुई है, उन्होंने परिवार नियोजन अपनाया है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी हम डीलिमिटेशन कर देंगे 2026 से पहले, तो जनसंख्या स्थिरीकरण नहीं हुआ अभी तक, और ऐसी स्थिति में दक्षिण के राज्यों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी लोकसभा की सीट है वो किससे आधार पे बढ़ती है, वो जनसंख्या के आधार पे बढ़ती है। आप सभी को पता होगा अभी वर्तमान में लगभग 10 लाख लोगों पे एक लोकसभा सीट का प्रावधान कर रखा है। हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा सा व्यवहार में अलग जा रहा है, लगभग 25 लाख लोगों पे एक सीट हो रही है, 25 लाख 20 लाख 25 लाख 20 लाख, हर लोकसभा सीट में इतने सदस्य हैं। अब विपक्ष ये कह रहा है कि यदि ये बिल पास हुआ और डीलिमिटेशन आपने किया, तो ऐसी सिचुएशन में जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी सीट हो जाएगी कम, और उत्तर भारत के राज्यों की सीट बढ़ जाएगी। उन्होंने परिवार नियोजन किया, उसका उन्हें नुकसान होगा। दूसरी बात विपक्ष क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि आप जो दूसरा बिल लेके आ रहे हो 850 सीट करके महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हो, उसमें आपने ओबीसी महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया था। ये भी एक मुद्दा है। SC ST के लिए भी आपने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया, ये उनका कहना है दोस्तों। ठीक है, अब इस बारे में सरकार क्या कहती है। विपक्ष ये कह रहा है, ये सारी बातें कि राजनीतिक संरचना बदलने का प्रयास था। विपक्ष का तरह 100 सीटें घटाने, हिंदी दक्षिण भारत की सीटें घटाने और हिंदी भाषी राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की चाल है। इंडिया गठबंधन ने एक मत होकर विरोध किया और मोदी सरकार के लिए राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है। अब क्या हुआ दोस्तों, इसमें हम देखो थोड़ा सा कंपेरिजन करो आप। अब कई बार आप ये चर्चा करोगे, क्या अब आप ये देखोगे क्या ये विधेयक गिर गया तो क्या आरक्षण है वो महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। आरक्षण का विधेयक है, जो अधिनियम है वो बन चुका है, विधेयक अधिनियम बन चुका है। 2023 में मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक लेके आई, जिसको सर्वसम्मति से लोकसभा ने पास कर चुकी है, राज्यसभा पास कर चुकी है, प्रेसिडेंट के साइन हो चुके हैं, और इवन 16 अप्रैल की रात को लागू भी कर दिया गया है। लेकिन उसका प्रावधान क्या होगा, प्रावधान ये होगा कि 2026 के बाद में होने वाली जनगणना के बाद में प्रीसिमन होगा, उसके बाद ही लागू किया जाएगा व्यवहार में हो। ठीक है, तो अब क्या है, इससे इस विधेयक के गिरने से महिला आरक्षण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना है कि हमारी सरकार ये चाह रही थी कि महिला आरक्षण है वो 2029 के चुनाव से पहले लागू हो जाए, वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए डीलिमिटेशन करना पड़ेगा, और डीलिमिटेशन करने वाला जो विधेयक था वो संसद में गिर गया, वो पास नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो ये अधिनियम 106वां संविधान शोधन अधिनियम 2023 था। लोकसभा में 29 सितंबर 2023 को पारित हुआ, राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को। लोकसभा में उस टाइम में 454 लोगों ने इसके पक्ष में वोट किया था, और राज्यसभा में 214 ने। इसमें लोकसभा में अगस्त 2, राष्ट्रपति 28 सितंबर 2023 को अनुमति दे दी। मुख्य प्रावधान, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना था। नए अनुच्छेद 330A, 332A, 334A जोड़ा गया था। लागू होने की शर्त क्या है, परिसीमन के बाद जनगणना होगी, और जनगणना के बाद में परिसीमन होगा, और उसके बाद में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। वर्तमान स्थिति, कानून बना है लेकिन लागू नहीं हुआ, क्योंकि परिसीमन 2026 की जनगणना के बाद में ही होगा। ठीक है, ये बात तो है उस विधेयक के बारे में। अब देखो 131वां की बात कर लें। लोकसभा में 54 वोटों से गिर गया, पारित नहीं हो सका, ये उसमें संशोधन की बात थी। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था, लोकसभा की सीटें हैं वो 543 से 850 करनी थी, अनुच्छेद 81 में संशोधन करना था। संबंधित विधेयक बिल क्या है, परिसीमन विधेयक है, यूटी एंड उनके लिए लो के लिए कानून है। बड़ा लक्ष्य 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराना चाह रही थी सरकार, इसलिए 128 में संशोधन कर रही थी, लेकिन नहीं हुआ। गिरने के कारण विशेष बहुमत नहीं मिल पाया, क्योंकि 298 मिला, 352 चाहिए था। राजनीतिक में तो 12 साल में पहली बार ये सरकार बिल में दोबारा संशोधन करके ला सकती है। 2027 तक जनगणना का इंतजार भी सरकार कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि परिसीमन था क्या एक्चुअल में। दोस्तों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 82 में ये प्रावधान किया गया है कि समय समय पे जो जनगणना होगी, अनुच्छेद 81 और 82 और 170 वगैरह ये अनुच्छेद हैं, ये परिसीमन से जुड़े हुए हैं।
इसमें प्रावधान किया गया है कि समय समय पे जो 10 वर्षीय जनगणना होगी, इस जनगणना के बाद में राष्ट्रपति क्या करेंगे, परिसीमन आयोग का गठन करेंगे। ये परिसीमन आयोग क्या काम करेगा, ये जो देश के अंदर जो राजनीतिक सीमा है, जो देश का राजनीतिक सीमा है, उसमें बदलने का या इसमें परिवर्तन के लिए सुझाव देगा कि कौन से क्षेत्र में कितनी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है, उसके लिए कौन सी नई लोकसभा सीट बनानी है, कौन सी में SC ST की संख्या बढ़ गई है या कम हो गई है, उनके लिए SC ST सीट रिजर्व घोषित करनी है या नहीं करनी है, उनको सामान्य करना है। ये सारे मुद्दों पर सुझाव कौन देता है, ये अपना परिसीमन देता है। पहला परिसीमन आयोग 1952 में, दूसरा 61-62 में, फिर और जो चौथा परिसीमन आयोग था 1973 वाला, जो तीसरा था, उसके तहत 1973 के जो परिसीमन आयोग के तहत 1971 की जनसंख्या के आधार पे लास्ट परिसीमन हुआ था, क्योंकि उस समय ये हुआ था कि उत्तर भारत की सीटें लगातार बढ़ रही थी और दक्षिण भारत की सीटें कम हो रही थी, क्योंकि वहाँ की राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल कर लिया था। अब क्या बात हुई, अब उसके बाद में 1976 में सरकार क्या लेके आई, विधेयक लेके आई। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी के दौरान ये संशोधन विधेयक लेके आई, जिसमें परिसीमन को कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर दिया, 2001 तक फ्रीज कर दिया गया था। अब 2001 में वो समय आ गया जब देश को परिसीमन करवाना था, लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में अरुण जेटली जी थे, जो कि अभी उनका स्वर्गवास हो गए। तो वो विधेयक लेके आए और वो कानून मंत्री के पद से भाषण देते हुए बात बोल रहे थे कि हमने 1976 के माध्यम से प्रावधान किया था कि 2001 तक ये जो डीलिमिटेशन है ये फ्रीज किया जाता है या इसको रोक दिया गया है, लेकिन अभी तक जनसंख्या स्थिरीकरण नहीं हुआ है। अर्थात उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है और दक्षिण भारत के राज्यों की संख्या बहुत नियंत्रित है, ऐसा बोल रहे थे वो। तो यदि हमने अब डिलिमिटेशन किया तो इससे उत्तर भारत की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और दक्षिण भारत के राज्यों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में उन्होंने प्रावधान किया, 84वां संशोधन किया। कौन सा 84वां संशोधन किया, और ये प्रावधान कर दिया गया कि 2026 के बाद में होने वाली जनगणना के बाद में, 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी उसके बाद में ही परिसीमन कराया जाएगा और उस परिसीमन के बाद ही लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएगी। अर्थात 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी, ये उन्होंने बात कही थी। अब पूरा मामला क्या है, परिसीमन ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विधायी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना इसका मूल उद्देश्य है। क्योंकि कई बार होता है एक लोकसभा सीट में 10 लाख की संख्या है और एक में 30 लाख की संख्या हुई, तो इनका दोनों का क्या करना, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना या फिर लोकसभा की सीटें बढ़ाना, ये सब चीज़ें देखता है इसमें। ठीक है, अब अनुच्छेद इसके संवैधानिक स्रोत क्या हैं दोस्तों, अनुच्छेद 81 है, ये कहता है कि लोकसभा की अधिकतम सीट है जो अभी 2026 तक कितने रहने वाली है, 550 रहने वाली है। कब तक, 2026 तक। लेकिन 31वां संशोधन था जो कि लोकसभा में गिर गया, इसमें ये संख्या 850 करने वाली थी। अनुच्छेद 82 क्या कहता है, अनुच्छेद 82 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक जनगणना के बाद में लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण कराने के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन करेंगे, और लेकिन 2026 तक इस पे रोक लगी हुई है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है, ये कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद में राज्यों की विधानसभाओं की सीटों का पुनर्निर्धारण करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन होगा। अनुच्छेद 327 ऐसा कहता है कि संसद को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु विधि बनाने की शक्ति होगी और इसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर अपनी न्यायपालिका वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये 329 कहता है परिसीमन आयोग के आदेश न्यायिक समीक्षा से परे होंगे, अर्थात अंतिम होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी क्या नहीं होगा, इसमें इंटरफेयर नहीं होगा। अनुच्छेद 330 क्या कहता है, लोकसभा में SC ST हेतु आरक्षित सीटें परिसीमन से प्रभावित होगी। अर्थात जो SC ST की सीटें हैं वो परिसीमन आयोग के अकॉर्डिंग कभी रिजर्व हो जाएगी, कभी अनरिजर्व हो जाएगी और उनमें फेरबदल भी परिसीमन आयोग से होगा। 332 इसमें ये बोला गया राज्य विधानमंडल में भी SC ST की सीटें परिसीमन से प्रभावित होगी दोस्तों। अनुच्छेद 330 ये नया कानून जोड़ा गया था जो 106वां संविधान शोधन विधेयक के माध्यम से नारी शक्ति वाले में जोड़ा गया। 128वें शोधन से लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई थी, और ये कब किया गया कि ये कब होगा, परिसीमन के बाद होगा। और इस विधेयक के अनुसार आप देखो, आप परिसीमन कब तक होगा, 2026 की जनगणना के बाद होगा, क्योंकि 84वां संविधान शोधन, कौन सा 84वां संविधान शोधन 2001, ये क्या कहता है कि परिसीमन 2026 तक के लिए फ्रीज किया गया है। अनुच्छेद 332 से ये क्या कहता है, ये कहता है 128वें संविधान शोधन से विधानसभाओं में महिला आरक्षण है वो दिया जाएगा, ठीक है, वो भी परिसीमन के बाद। 334 ए क्या कहता है, ये महिला आरक्षण है, ये लगभग 15 वर्षों तक होगा, 15 वर्ष के बाद में आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लेकिन संसद इसको समय समय पे बढ़ा भी सकती है, ऐसी बात भी करते हैं। अब परिसीमन के बारे में थोड़ी सी प्रक्रिया और जान लेते हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो दोस्तों 1952 का प्रथम आयोग था, 1952 में प्रथम परिसीमन आयोग का गठन हुआ था जो 1951 की जनगणना के आधार पर हुआ था। उसके बाद में 1963 में द्वितीय परिसीमन आयोग था, जो दूसरा परिसीमन आयोग था
जो 1961 की जनगणना के आधार पर हुआ, तृतीय परिसीमन आयोग 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ। अब उसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 42वां संशोधन किया गया 1976 में। इस दौरान इमरजेंसी लगी हुई, आपातकाल लगा हुआ, और सीटें क्या कर दी, फ्रीज कर दी। कब तक? 2001 तक कोई भी नया परिसीमन नहीं होगा और सीटें जो है वो उतनी ही रहेगी। ठीक है। अब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2001 में, और 2001 का समय है जब अपने को परिसीमन कराना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 84वां संशोधन किया और बोल दिया कि जो फ्रीज की गई थी ना इंदिरा गांधी के द्वारा सीटें, वो टाइम लिमिट बढ़ा दी गई और 2026 तक के लिए इसको क्या कर दी, फ्रीज कर दिया गया कि 2026 के बाद में जो जनगणना होगी उसके बाद ही क्या किया जाएगा, परिसीमन कराया जाएगा। ऐसा किसने बोल दिया? अटल जी की सरकार के द्वारा संशोधन किया गया। अब 2002 में क्या हुआ, चौथा परिसीमन आयोग 2001 की जनगणना के आधार पर इसको फ्रीज कर दिया गया। 131वां संशोधन मोदी सरकार लेके आई, जिसमें 850 सीटें बढ़ानी थी और परिसीमन कब करना था, 2011 के आधार पर करना था। बस विपक्ष और सत्तापक्ष में इसी बात को लड़ाई थी, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा था कि जब 2001 में प्रावधान किया गया 2026 के तक परिसीमन नहीं होगा तो आप इसको चेंज क्यों कर रहे हो, और यदि आपको चेंज ही करना था तो जब 2023 में आप नारी शक्ति वंदन विधेयक लेके आए थे, उस समय आप ये बात उसी समय लिख देते कि महिलाओं को आरक्षण है वो 2026 के परिसीमन के बाद नहीं मिलेगा, ये आरक्षण अभी वर्तमान में अभी बिना परिसीमन के दे दिया जाएगा, तो ये बात आप लिख सकते थे उसमें। तो इसी बात में विपक्ष क्या रहा था, विरोध कर रहा था। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार प्रस्तावित था। अब भविष्य क्या है, भविष्य क्या होगा, 2027 की जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा और 2027 में जनगणना, मार्च 27 में जनगणना के डेटा आ जाएंगे और उसके बाद में महिलाओं को आरक्षण दे होगा। ठीक है। अब देखो 84वां संविधान संशोधन का महत्व क्या है दोस्तों। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना तक फ्रीज रखा गया है। यही कारण है कि 131वां संशोधन इस फ्रीज को तोड़ने का प्रयास था। 84वां संविधान संशोधन बहुत लैंडमार्क डिसीजन है दोस्तों। वो ये कहता है कि 2026 तक परिसीमन नहीं होगा। क्यों? कि 2026 के बाद में कोई भी जनगणना होगी उसके बाद ही परिसीमन किया जाएगा, ऐसा 84वां संविधान संशोधन कह रहा है। और इसमें जो 31वां संविधान संशोधन था ये इसी में चेंज करने का ये प्रयास था कि इसके माध्यम से क्या कर देंगे, जो डिलिमिटेशन है उसमें लिख दिया जाएगा 26 की जनगणना नहीं, 2011 की जनगणना के बाद करा दिया जाएगा और 11 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने की बात चल रही थी। ठीक है। इसके बाद में इस परिसीमन की चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है समझ लो आप। जनगणना का सबसे पहले जनगणना का संपादन होगा, अंतिम आंकड़ों का प्रकाशन करती है सरकार। उसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और परिसीमन अधिनियम के तहत होता है। आयोग द्वारा प्रारंभिक ड्राफ्ट डिलिमिटेशन ऑर्डर तैयार किया जाता है, इसको गजट में प्रकाशित किया जाता है और सार्वजनिक आपत्तियां भी आमंत्रित की जाती है। सहयोगी सांसदों के साथ बैठक होती है और विचार विमर्श किया जाता है। अंतिम आदेश फाइनल डिलिमिटेशन ऑर्डर का प्रकाशन किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग को आदेश अंतरित किया जाता है और नए निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है और चुनाव किया जाता है। तो इसमें जो 8 चरण वाली प्रक्रिया है ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले जनगणना होगी और उसके अंतिम आंकड़े परिसीमन को प्रकाशित होंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करेगा। उसके बाद में आयोग द्वारा प्रारंभिक ड्राफ्ट डिलिमिटेशन ऑर्डर तैयार किया जाएगा, गजट में प्रकाशित होगी और सहयोगी सांसद हैं उनके साथ बैठक विचार विमर्श होगा। फाइनल डिलिमिटेशन ऑर्डर तैयार होगा और ये ऑर्डर भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपेगी सरकार और उसके बाद में नए जो निर्वाचन क्षेत्र है उनके अनुसार क्या किया जाएगा, चुनाव करवाया जाएगा। अब परिसीमन आयोग में कौन कौन होता है, इसकी संरचना क्या होती है, तो ये बहुत बड़ी अपने पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है कि इसमें सबसे पहले एक अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ या वर्तमान जस्टिस या फिर पूर्व न्यायाधीश हो सकता है। तो सबसे पहले क्या इसमें कौन, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बात परिसीमन आयोग में है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक सदस्य कौन होता है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जो कि पदेन सदस्य होता है, एक्स ऑफिस मेंबर होता है इसका। ठीक है। इसके अलावा दूसरा सदस्य होता है संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। प्रत्येक राज्य से एक क्या होगा, निर्वाचन आयुक्त भी इसका क्या होगा, सदस्य होगा। और इसके सहयोगी सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के नामित सांसद होते हैं, लगभग 5-5 की संख्या होती है हर राज्य से। ठीक है। इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है। और महत्वपूर्ण क्या है, अनुच्छेद 329 के तहत इस परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश को कोर्ट में क्या नहीं किया जाएगा, चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले बात परिसीमन आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें एक तो न्यायालय का क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद 82 के अनुसार जो परिसीमन आयोग गठित किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति गठित करते हैं और वो प्रत्येक जनगणना के बाद में परिसीमन लोकसभा राज्यसभा की सीटों लोकसभा और मैं ये बता रहा था आपको, जो भारत में परिसीमन आयोग का गठन करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं और अनुच्छेद 82 के अनुसार करते हैं।
उसमें एक बोला गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक जनगणना के बाद में लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की संरचना तय करने के लिए या फिर उनमें परिवर्तन करने के लिए या फिर और कोई भी उसमें सुझाव सुझाने के लिए क्या कर देंगे, परिसीमन आयोग का गठन करेंगे और वो आयोग राष्ट्रपति महोदय गठित करेंगे। उसमें अनुच्छेद 82 के अनुसार एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश या फिर कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। उसके अलावा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, भारतीय चुनाव आयुक्त के मुख्य निर्वाचन, वो उसके क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में एक एक निर्वाचन आयुक्त होता है, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका भी एक सदस्य इसमें पदेन होता है। इसके अलावा लोकसभा और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ये भी इसमें सदस्य के तौर पे ले जाते हैं, लेकिन इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। वहीं अनुच्छेद 329 की बात करें, 329 ये कहता है कि जो परिसीमन आयोग जो भी निर्णय करता है सीटों के बंटवारे के लिए या फिर सीट बढ़ाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ें इसमें परिवर्तन करने के लिए, जनसंख्या परिवर्तन करने के लिए, सब निर्णय किसी भी निर्णय को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अर्थात कोर्ट के ऑर्डर से बाहर होगा ये, कोर्ट इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकता, ऐसा अनुच्छेद 329 कहता है। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना। इसके बाद अब ये 850 सीट हो जाती है अपनी लोकसभा में, तो फिर क्या बदल जाता? ये तीन सबसे बड़े राजनीतिक प्रभाव इसका क्या होता? भाई अभी सरकार कर रही थी कि हम 850 सीट कर देंगे, तो इससे बदलता क्या, ये देखने की बात है। तो इससे क्या होता? दक्षिण और उत्तर राज्य हैं उसमें असमान सीट वर्दी भी होने की संभावनाएं थी, क्योंकि विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि आप ये कह तो रहे हो कि दक्षिण भारत के राज्यों की सीट कम नहीं होने देंगे, लेकिन आपने इस बिल में कोई ऐसा प्रपोजल नहीं रखा है, इसमें कुछ लिखा नहीं है आपने, सब बातें। तो क्या बात है? 131वां संविधान शोधन, सबसे बड़ा विवाद ये है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन से हिंदी भाषी राज्यों, उत्तर राज्यों की सीटें दक्षिण राज्यों की तुलना में 38 सीटें अधिक मिलती। दैनिक भास्कर से मैंने पूरा डेटा लिया है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये क्या है? इसमें क्या पूर्व की जो पहले सीट थी वो जैसे पूर्व में स्वतंत्र है, हिंदी भाषी उत्तर राज्यों में 207 है, इनकी 311 हो सकती थी। उसके बाद दक्षिण की 132 से 198 होने की बात कर रहे थे, ये सब बातें। तो कुल 543 से 815 हो जाती और इसमें बढ़ोतरी कितनी होती? 272 सीट हो जाती, लगभग 33% बढ़ोतरी होती, इसमें महिलाओं को आरक्षण मिलता था, ठीक है। इसमें मुख्य बात हिंदी भाषी राज्य हैं, उत्तर राज्यों की सीटें 207 से 311 हो जाती, 104 की वर्दी। वहीं दक्षिण राज्यों की सीटें 132 से 198, 66 की वर्दी होती, यानी उत्तर भारत को 38 सीटें ज़्यादा मिलती, अर्थात दक्षिण भारत को सबसे बड़ी आती थी। दोस्तों एक बात देखा जाए तो वर्तमान में भी दक्षिण भारत के पास सीटें कमी है, लेकिन उनको ये डर है कि इससे हमारी सीटें, ये आंकड़ा तो वो है कि जो सरकार दे रही है आंकड़ा कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यदि जनसंख्या आधार बनाया जाएगा तो हमारी जनसंख्या 1971 के बाद में स्थिर है, और ऐसी सिचुएशन में क्या हमारी सीट वर्तमान या तो अब है वो रहेगी या फिर उसमें कम भी हो सकती है, ऐसा उनकी आपत्ति थी, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा में अधिक ताकत। दोस्तों इसमें एक बात ये थी कि इससे लोकसभा की सीटें बढ़ा के 850 की जानी थी, इसमें राज्यसभा की सीटों को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ऐसी सिचुएशन में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल होती, और ऐसी सिचुएशन में जो जॉइंट सीटिंग होती है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, उसमें लोकसभा की ताकत ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि वहाँ पर तो वोटिंग के आधार पे, वोट परसेंटेज के आधार पे कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसमें लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती, राज्यसभा बहुत कम पावरफुल होती। तो क्या बोला गया? लोकसभा की सीट 543 से राज्यसभा की 245 से, ज्वाइंट वोटिंग में लोकसभा अभी 2.2 गुना ज़्यादा ताकतवर है। 850 सीट 15 सीट होने से ज्वाइंट वोटिंग में लोकसभा राज्यसभा से 3.3 गुना ताकतवर हो जाती। इससे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में भी संसद के वोट मूल्य बदलता और लोकसभा का वोट मूल्य ज़्यादा होता। वहीं संयुक्त बैठक में सरकार अधिक आसानी से बहुमत हासिल कर सकती थी। इसके अलावा महिला आरक्षण लागू हो सकता था और पुरुषों को अपनी सीट छोड़नी भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि 33% अभी जो 543 सीट है वो तो ऐसी एज इट इज़ रह सकती थी, वो पुरुषों के पास रह सकती थी, लेकिन महिलाओं के लिए 272 सीट बढ़ाए रहे थे, वो 33% आरक्षण आराम से लागू हो जाता था। तो ये इन्हीं सीटों में महिलाओं को आरक्षण देता, पुरुष सांसद की सीट है वो सुरक्षित रख सकती थी, और पार्टियों के भीतर बगावत को रोकने का एक तरीका था, जो ये बलिदान अब नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी बात है। केंद्र सरकार अब 122 मंत्री बना सकती थी। दोस्तों हुआ क्या, जो 91वां संविधान शोधन 2003 हुआ, जिसमें प्रावधान किया गया कि हमारी लोकसभा के अधिकतम 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, और अभी मंत्री अधिकतम 80-82 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन लोकसभा की सीटें बढ़ाकर यदि 850 की जाती तो ऐसी सिचुएशन में लोकसभा में सीधी सी बात 850 का 15% और 543 का 15% में अंतर है, वो तो अब लगभग 120-22 मंत्री बनाए जा सकते थे। तो ये प्रावधान भी इसमें किया गया था, ठीक है। 2003 के संविधान संशोधन के जरिए तय किया गया लोकसभा की कुल सीटों के 15% से ज़्यादा सांसदों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। अभी ये सीमा 81 है, और 815 के लागू होने के बाद लगभग 122 सीट हो जाती थी, ठीक है। ये सारा प्रावधान इसमें किया गया था। अब बिल गिरने के
के पास, सरकार के पास ये बिल गिर गया, तो अब सरकार के पास विकल्प क्या है, सरकार क्या कर सकती है। तो 31वां संविधान शोधन 131वां संविधान शोधन बिल गिरने के बाद सरकार के पास प्रमुख 3 विकल्प है। सबसे पहले सरकार क्या कर सकती है, इस बिल में संशोधन करके दोबारा ला सकती है, दक्षिण राज्यों की सीटों की हिस्सेदारी बढ़ाने और फ्रीज रखने का प्रावधान कर सकती है, 2011 की जनगणना के बजाय 2027 की जनगणना को आधार बना सकती है, इसके बाद नए सिरे से सरकार बिल पेश कर सकती है। नंबर 1 बात। दूसरी बात है, विपक्ष को साथ लिए बिना अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? अभी सरकार के पास लोकसभा में 54% ही सीटें हैं। लोकसभा की सीटें कितनी है? 293 सीट है, लगभग 54% ही है। और विपक्ष के पास लगभग 45% सीट है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी बिल 2/3 बहुमत से पास कराना बिना विपक्ष की सहमति के आसान नहीं है। तो विपक्ष के साथ क्या करो, सहमति बनाओ, आम सहमति बैठाओ। सरकार विपक्ष के कई बदलावों को बिल में शामिल कर सकती है, जैसे विपक्ष कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकती है, और फिर विपक्ष से समर्थन से बिल पास करा सकती है। इसके लिए ओबीसी महिला आरक्षण की मांग को भी शामिल करना पड़ सकता है। विपक्ष की एक मांग ये भी थी कि ओबीसी की जनसंख्या है वो भारत की कुल आबादी में लगभग 50% या इससे ज़्यादा है, और ऐसी सिचुएशन में आप ये बिल लेके आ रहे हो। SC/ST महिलाओं को तो चलो उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हो, इसके लिए आप क्या करना चाह रहे हो। तो ये बात भी थी। तो हो सकता है इससे ओबीसी आरक्षण की मांग भी तेज हो जाए और ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाए। दूसरी बात क्या है, सरकार हो सकता है 2027 की जनगणना का इंतजार करे। सरकार सामान्य तरीके से 2027 की जनगणना पूरी होने के बाद परिसीमन करवा सकती है। इस परिसीमन के हिसाब से महिला आरक्षण 128वां संशोधन लागू कर सकती है, और इस रास्ते से 131वां संशोधन लाने की फिर जरूरत नहीं होगी। लेकिन सीटें 500 कितनी रहेगी, 43 ही रहेगी। महिला आरक्षण संभावित रूप से 2033 के चुनाव तक लागू होगा। ये बात चीज़ है। महिला आरक्षण पर परिसीमन प्रभाव क्या होगा, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। महिला आरक्षण लागू होने की शर्त है दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो जनगणना होगी, उसके बाद में परिसीमन होगा, उसके बाद में अधिसूचना जारी की जाएगी, और उसके बाद में रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बात है JPDR से आप समझ सकते हो। इसके अलावा संभावित सूत्र के समय रेखा 2 परिदृश्य ये बताते हैं 131 के अकॉर्डिंग क्या, यदि 131वां पास होता तो जनगणना का आधार 2011 बन जाता, अब 2027 है। परिसीमन 2026-27 में संपन्न हो जाता, अब 2028-30 में संपन्न होगा। महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो जाता, अब 2034 के चुनाव से लागू होगा। लोकसभा की सीटें 850 हो जाती, अब 543 ही रहेगी। महिला सीटें 283 हो जाती, 33%, अब क्या होगी, 181 होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा वर्तमान में एवं प्रस्तावित महिला प्रतिनिधित्व है। तो दोस्तों एक बात और है, वर्तमान एवं प्रस्तावित महिला प्रतिनिधित्व। लोकसभा में अभी वर्तमान में महिलाओं की संख्या मात्र 74 है, 13.6% है, और न्यूनतम सीट होने के बाद में 181 हो जाएगी, जो कि 33% हो जाएगा। राज्यसभा में महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है, और इसमें भी कोई बदलाव नहीं। इस विधेयक से 131वां या फिर जो कोई भी है, इससे भी कोई राज्यसभा में बदलाव नहीं। ये आरक्षण महिलाओं को केवल लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा, ध्यान रखना। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। राज्यसभा में किसी भी वर्ग के लिए किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, ये ध्यान रखना। न ही विधान परिषद में ऐसा प्रावधान है, ठीक है। आगे राज्य विधानसभा में अभी 9-10 एवरेज है प्रतिनिधित्व, जो कि न्यूनतम 33% हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा में 239A के माध्यम से प्रावधान किया गया और 239AA इसमें शामिल कर लिया गया। पंचायती राज में 33 से 50%। पंचायती राज को जो 73वां और 74वां संविधान शोधन था, उसके माध्यम से 33% आरक्षण की बात की, लेकिन अधिकतर लगभग 20 से 22 राज्य ऐसे हैं जो अपने वहाँ पर 50% आरक्षण लागू कर चुके हैं, जो कि पहले से लागू है। महिला आरक्षण के पक्ष व विपक्ष में तर्क क्या है? पक्ष में तर्क क्या है दोस्तों? यदि महिला आरक्षण लागू होता है तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, ये फैक्ट है। महिला आरक्षण लागू होता है तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि समाज की आधी आबादी को आप राजनीतिक संस्थाओं में भागीदार नहीं दोगे तो फिर उनका प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक न्याय के खिलाफ है ये चीज़। तो सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए आपको लिए ज़रूरी क्या है, महिलाओं को आपको बराबर का भागीदार बनाना पड़ेगा, उनको मौका देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। IUP जो इंट्रा पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री जो रैंकिंग आती है, जो जेनेवा स्थित कोई संस्था है वो जारी करती है, तो इसके माध्यम से इस रैंकिंग में क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। जेंडर इक्वलिटी की बात करती है, ठीक है। पार्लियामेंट्री यूनिट है ये, इंट्रा पार्लियामेंट्री यूनिट है जेनेवा स्थित, ये पर मंथ ये रिपोर्ट जारी करती है, इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात करती है। तो ये दर्शाती है कि किस राज्य में, किस देश में कितनी महिला पुरुष में समानता है, ठीक है। तो इसमें क्या रैंकिंग में सुधार होगा। अभी भारत का स्थान कितना है, 143वां है, जो कि बहुत ही नीचे है।
13वां से 14वां संविधान शोधन का अनुभव, पंचायतों में 15 लाख महिला प्रतिनिधि है जो कि शासन को बेहतर करने में की दिशा में काम कर रही है। विश्व के कई देश जैसे रवांडा है उसमें 61% है, स्वीडन में 46% है, मैक्सिमम 49% है, और भारत में कितना है, भारत में लगभग 12 से 13% है, जो कि बहुत पीछे है। महिला नेतृत्व से व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य में बेहतर नीतियां बढ़ने में सहायक होगी। विपक्ष में क्या है, विपक्ष में ओबीसी महिलाओं को अलग आरक्षण नहीं दिया गया। इस सपा, आरजेडी, बीएसपी का प्रमुख विरोध इसी चीज़ को लेके था कि आपने ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया, और अगर ऐसा होता है तो फिर केवल एक वर्ग या जाति विशेष की महिलाएं चुन के आती है, ओबीसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, उनका ये भी मानना था कि यदि आप ओबीसी में या फिर इस जो महिला आरक्षण देते हो तो इसके विपक्ष में तरक्की है कि इससे फिर जो ऑलरेडी राजनीति में उनके बहू बेटी या फिर उनके परिवारवाद से राजनीतिक परिवारवाद का ही मामला चलेगा, वही चुन के आएंगे, तो सामान्य व्यक्ति नहीं चुन के आएगा। प्रोक्सी उम्मीदवार की संख्या बढ़ेगी, पुरुष नेताओं की पत्नियां बेटियां ही जीतेगी। रोटेशन से निरंतर क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, जनगणना में विलंब होगा, तो इससे आरक्षण कब लागू होगा ये भी अनिश्चित सा काम हो रहा है। अब देख लो, आपको ये सामने प्रतिनिधित्व है। रवांडा में लगभग 30% संवैधानिक कोटा है, इस वजह से रवांडा 2024 में 61% महिला प्रतिनिधित्व के साथ विश्व में प्रथम स्थान पे है। स्विट्जरलैंड में दलों को स्वैच्छिक कोटा 46% है, मैक्सिमम 50% संवैधानिक क्षमता है 49% है। ये सारी आंकड़े आप देख, भारत में भी कोई आरक्षण नहीं, इस वजह से लगभग 13% है। ठीक है, ये सब चीज़ें। 13वां 14वां संविधान शोधन, इससे पंचायतों में महिलाओं को क्या दिया गया, 33% आरक्षण दिया गया, वो बढ़ के लगभग 50% तक किया गया है, जिससे महिला प्रतिनिधित्व में बढ़ा है और सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट भी है वो बहुत आगे ठीक से काम कर रहा है। ओबीसी महिला आरक्षण एक महत्वपूर्ण बहस है। 128 और 131 में दोनों संशोधनों में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण नहीं दिया गया है। ये विधेयक के विरोध का सबसे बड़ा कारण रहा, क्योंकि ओबीसी जो विपक्षी दल है वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी की जनसंख्या लगभग पूरी जनसंख्या में 52 से 55% है और संसद में इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। उस जाति की महिलाएं आरक्षण का लाभ उठाएगी, ओबीसी वंचित हो जाएगी। ये दल हैं जो पहले ये बोल रहे हैं कि पहले ओबीसी जनगणना कराओ और जाति जनगणना कराओ, फिर महिला आरक्षण की मांग होगी। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST का वैध माना, ओबीसी के लिए भी रास्ता खुल सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। अब ये कुछ कंटेंट है वो देख लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूंगा ये सब चीज़ें। तो ये तो हमने देखा किस कदर 131वां संविधान शोधन का उद्देश्य क्या था और जो परिसीमन आयोग है वो कैसे काम करता है और परिसीमन कब और कैसे होता है, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा की। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, आपको इससे ये जो आपको PDF है, इसकी PDF चाहिए तो इसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से PDF प्राप्त कर लेना। अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।